क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा बायोमोलिक्यूल्स में आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, एडेनिन क्या होता है, ग्वानिन क्या होता है, साइटोसिन क्या होता है, थाइमिन क्या होता है, यूरेसिल क्या होता है, कैसे बॉन्ड बनते हैं। ठीक, थोड़ा सा जो है आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है और बायोमोलिक्यूल्स में कोऑर्डिनेशन में एक लेक्चर का फर्क आ गया एक्चुअली में। अदरवाइज जो है जैसे मैंने आपसे कहा ना, बायोमोलिक्यूल से मैंने आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन बताया, वही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसी का हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, तो उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी हिस्सा हम बायोमोलिक्यूल्स का यहां पढ़ा था वो हम आपको आगे भी कवर करेंगे, लेकिन मेजर हिस्सा हमारा जिसकी रिक्वायरमेंट हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में थी वो ऑलरेडी कवर यहां पर हो चुका है, इसलिए चिंता मत कीजिए। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम डीएनए के डिटेल्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उतना डिटेल में डीएनए यहां पर हम नहीं पढ़ाते हैं, तो वहां पर हम उसको डिटेल में पढ़ाएंगे हम, इसलिए चिंता मत कीजिए बेटा। कुछ बच्चे जो 11th के हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप बायोमोलिक्यूल्स का, मैंने आपसे कहा था बेटा कि बायोमोलिक्यूल के साथ ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू होगा या इसके बाद शुरू होगा। तो थोड़ा सा जो है सिलेबस को स्पीड अप करने के लिए हमने दोनों चीजों को साथ में शुरू किया हमने। तो एक लेक्चर का केवल फर्क पड़ा है, अदरवाइज सब कुछ जो है वो परफेक्ट है बेटा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं क्लियर कर दूं आपको, मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा देयर में भी सम लेक्चर जो असाइन होंगे। अब जैसे से आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आगे बढ़ेगा, देन उन लेक्चर्स के साथ में आपके एमसीक्यू प्रॉब्लम को भी हम ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो चिंता मत कीजिए, व्हाटएवर वी आर डूइंग इट इज फॉर बेस्ट, के वो बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं हम, इसको लेकर चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, चलिए। तो बायोमोलिक्यूल्स में पिछली क्लास में हमने जो देखा था बेटा, तो हमने क्या देखा था पिछली क्लास में? हमने देखा था न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक है, फास्फोईस्टर बॉन्ड क्या, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या, उसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो हम जो है वो आज सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले आप मुझे जो है वो एक प्रश्न का उत्तर देंगे। आपको बतलाना है कि दिए गए केमिकल स्ट्रक्चर किसके, क्या आपको बताना है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर दे रखे हैं वो किस चीज के लिए आपको पहचानना है। स्ट्रक्चर नंबर 1, ये 1 क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2 क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3 क्या स्ट्रक्चर है, 4 क्या है, 5 क्या है, आपको पहचान कर बताना है। कि ऊपर वाले दो तो आप समझ गए हो कि सर ये प्यूरिन है। अब आपको ये बताना है कौन सा एडेनिन है, कौन सा ग्वानिन है, कौन सा साइटोसिन है, कौन सा थाइमिन है, कौन सा यूरेसिल है, आपको पहचान के। तो 1 2 3 4 5 सबकी आप पहचान करेंगे। क्लियर? ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस की ये स्ट्रक्चर है क्या चीज। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपसे हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि जो शुगर मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ए ये शुगर मॉलिक्यूल कौन सा है और बी शुगर मॉलिक्यूल कौन सा है, ये आपको बतलाना है। क्या आपको बताना है कि ए शुगर मॉलिक्यूल कौन सा है, बी शुगर मॉलिक्यूल कौन सा है, ये भी आपको बतलाना है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए तो बेटा आज हम बात करेंगे एक्चुअली में यदि हम देखें तो आज हम बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल के ऊपर बात करेंगे हम। कोशिका के बृहद अणु या मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर हम बात करेंगे। क्लियर? कि मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल के सेल के अंदर कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। देखिए जब हम कभी बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, जब कभी हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब आपने जो है वो आपने क्या किया था, आपने लिया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, याद है? एसिटिक एसिड को आपने लिया था और इसमें आपने जो है वो टिश्यू को जो आपने मोर्टार पे पीसने के बाद छाना था आपने, तो आपको दो चीजें मिली थी। एक मिला था आपको जो है, एक मिला था आपको फिल्ट्रेट, एक मिला था आपको और दूसरा मिला था आपको रिटेंटेट। ठीक है ना, एक मिला था फिल्ट्रेट, दूसरा मिला था रिटेंटेट। के एक जो छन गया था और दूसरा जो नहीं छन पाया था वो आपको मिला था। तो मैंने कहा था कि फिल्ट्रेट जो है वो ऑलमोस्ट, यदि हम फिल्ट्रेट की बात करें तो फिल्ट्रेट इज ऑलमोस्ट
कैसा होता है ये ऑलमोस्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के समान है, इसका कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म के समान होता है और इसमें बेसिकली सारे के सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स इसके अंदर आते हैं। जो माइक्रोमोलिक्यूल इसमें नहीं होता है वो लिपिड होता है, क्योंकि वो लिपिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए आपको वो रिटेंटेड के अंदर देखने मिलता है। रिटेंटेड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको इसमें देखने मिलते हैं, इसके अंदर आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो देखने मिलते हैं। क्लियर? चलिए अब मैक्रोमोलिक्यूल बोले तो किसका नाम लिखे हम, तो हम बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल बोले तो हमने कहा पॉलीसेक्राइड यानी शुगर से बने हुए, ठीक है, पॉलीसेक्राइड ये मैक्रोमोलिक्यूल है। और क्या मैक्रोमोलिक्यूल है, हमने कहा प्रोटीन ये मैक्रोमोलिक्यूल है। और क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड ये मैक्रोमोलिक्यूल है। लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में आपको नहीं मिलता है। तो पॉलीसेक्राइड हुआ, प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, दीज आर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर, अब हम लिख लेते हैं, थोड़ा नोट कर लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, हमने कहा द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज साइज, बड़े आकार के कॉम्प्लेक्स जटिल मॉलिक्यूल होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। दे आर दी लार्ज साइज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जिनका कि उच्च अणुभार होता है। These are generally insoluble, ये पानी में घुलनशील नहीं होते। याद रखिएगा क्या, जो आपके मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है या माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, चाहे अमाइनो एसिड की बात, दे आर सॉल्युबल के, बट द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट सॉल्युबल के। ये क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर द पॉलीमर्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या होता है बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल्स में होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, इनमें होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के, कंडेंसेशन रिएक्शन वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्या होता है बेटा, ये दोनों डिहाइड्रेशन सिंथेसिस की बात करें हम, कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करें हम के, तो ये सबसे क्या होता है, इससे माइक्रोमोलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और पॉलीमर बनता है। ये मैं आपको पहले भी बतलाया था कि जो पॉलीमराइजेशन है, यदि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पॉलीमराइजेशन है बेसिकली वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। जब भी दो मोनोमर जुड़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर हम इसे इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि कई सारे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि कोशिका में, सेल में तीन प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल आपको देखने मिलते हैं। एक होते हैं पॉलीसेक्राइड, दूसरे होते हैं प्रोटीन, तीसरे होते हैं न्यूक्लिक एसिड। आप क्या सोच रहे हो यार, मैं पढ़ा रहा, आप सोच रहे हो कि सर ये सेटअप कौन सा है आपका सेटअप कहां गया जैसे आप पढ़ा के। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो सेटअप है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ उसमें के। एक्चुअली ये जो सेटअप हम लोग यूज करते हैं ना, कभी मैं आपको अपना सेटअप भी दिखाऊंगा। हम लोग जो रिकॉर्डिंग के सेटअप यूज करते हैं बेसिकली इट इज दी ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कि रोबोटिक कैमरा होता है, जिसमें कि टैबलेट से 3-4-5 चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आज मेरा जो है मेरा जो आईपैड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसमें पता नहीं बैटरी डेन हो गया है, क्या हो गया, चार्ज भी नहीं कर रहा वो, दैट्स वाई मुझे ये सेटअप यूज करना पड़ा। तो एक हो सकता है एक आध क्लास आपको जो और बर्दाश्त करनी पड़े इस पर। समहाउ आई, मतलब आप पता नहीं आपको कैसा लगता, पर मैं मतलब इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूं जो जितना कंफर्टेबल मैं अपने सेटअप में हूं। ठीक है, हो सकता है हैबिट वाली बात हो उसमें, लेकिन ये इट्स लाइक ए बोर्ड ओनली, इट्स लाइक अ बोर्ड ओनली, ये केवल बोर्ड के समान है। ठीक है, ठीक। इसमें बहुत सारा जादू हम नहीं दिखा सकते, जो हमारे सेटअप के पास जादू है ना, वो इतने सारे जादू इसके अंदर नहीं होते। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं इस पर हम, है ना। तो अभी फालतू का सोचना बंद करो, देखो अब आप लोग लेक्चर में फोकस करो। तो पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ये क्या होते हैं, दे आर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स जो आपको सेल के अंदर देखने मिलते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं बेटा हम पॉलीसेक्राइड्स पे बात करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि सैकेराइड वर्ड का मतलब क्या होता है, शुगर के। सैकेराइड वर्ड का मतलब क्या होता है, शुगर। ठीक है, पॉली मतलब कई सारे, मैनी के, तो मैनी शुगर मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, पॉलीसेक्राइड बनेगा उस सेट के। तो मैंने कहा था एक शुगर मॉलिक्यूल होगा मोनोसेक्राइड, 2 होगा डाइसेक्राइड, 3 होगा ट्राइसेक्राइड। क्या 2 से अधिक 10 से कम होगा, मतलब
2 to 9, 2 से अधिक 10 से कम होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। लेकिन 9 से अधिक हुआ बेटा, ठीक है, 10 से कम मतलब 10 या 10 से अधिक हुआ मतलब 9 से अधिक हुआ तो क्या बोलोगे, पॉलीसैकेराइड बोलोगे। यही टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी, मेड अप ऑफ मोर देन 9 मोनोसैकेराइड यूनिट के, 9 से अधिक मोनोसैकेराइड यूनिट से ये बना होता है, मेड अप ऑफ मोर देन 9 मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है ना, क्लियर। ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, लंबी श्रृंखला वाले मॉलिक्यूल होते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, मतलब आपको ये मीठा मीठा नहीं लगेगा, ठीक है, मीठा मीठा नहीं लगेगा। इसलिए आप जब आप एक रोटी खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, आप चबाते रहते हैं चबाते रहते हैं चबाते रहते हैं, ठीक है, तो रोटी भी मीठी लगने लगती है। कभी करके देखना, आपके रोटी का एक टुकड़ा लेंगे आप, उसमें यदि आप कोरा मतलब बगैर सब्जी के आपने लिया उसको और आपने चबाया, उसको चबाया, शुरू में स्वाद नहीं आएगा, चबाते रहेंगे फिर वो मीठा लगने लगेगा, क्योंकि आपकी लार के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, आपकी लार के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है। और एमाइलेज मतलब जो है एमाइलम पे काम करता है, एमाइलम बोले तो स्टार्च पे काम करता है, स्टार्च को वो कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में जो मीठी होती है, क्योंकि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं दे आर नॉन स्वीट इन टेस्ट, ठीक है ना। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, जो आपके पॉलीसैकेराइड हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं होमो मतलब सम, एक समान, सम सिमिलर, ठीक है, सम या बोलेंगे इसको हम सिमिलर, ठीक है, एक सम या सिमिलर बोलेंगे। तो जो ऐसे होते हैं बेटा कि जो शुगर मॉलिक्यूल सारे एक समान है, उसके मिलने पर जो पॉलीसैकेराइड बनेगा इसमें केवल सिंगल काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड होगा इसके अंदर, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम होमो पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। जैसे स्टार्च केवल ग्लूकोज से बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन इट इज आल्सो मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जो है वो ग्लूकोज से बना होता है, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, काइटिन एंड एस्टाइल ग्लूकोसामाइन से बना होता है, ठीक है, इन्युलिन फ्रक्टोज से बना होता है, ठीक है। तो ये सब एक ही प्रकार की शुगर से जो मिलकर बने होंगे, दे आर बेसिकली दी होमो पॉलीसैकेराइड। उसके एग्जांपल याद रखिए, ये होमो पॉलीसैकेराइड होते हैं जो केवल एक प्रकार की शुगर से मिलकर बने होते हैं। क्लियर, ठीक है, एकदम समझते हुए चलना बेटा। चैप्टर लोगों कई बच्चों को बोर लग रहा है तो बेटा मैं क्या करूं बताओ। अब इसमें हमें ना अब यही कर सकता हूं कि आपको पढ़ाने के बाद में मैं जो है वो आपको कुछ चीज को समझाने के बाद में इसकी बोरियत को मिटाने के लिए आईपीएल का जमाना आ चुका है, तो मैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चीयर टीचर बन जाता हूं मैं, है ना, और क्या करूं बताओ, ठीक है। तो अरे तो हर चैप्टर में मनोरंजन मत ढूंढा करो, कभी कभी पढ़ने पर भी फोकस किया करो। चलो ठीक है, आप तो बोलने लगे सच में बन जाओ सर आप चीयर टीचर। हाँ, अरे मजाक कर रहा हूं यार, तुम सच में बना दोगे क्या मेरे को। चलो तो अभी आते हैं हम, तो मैंने कहा होमो पॉलीसैकेराइड, तो फिर बात करते हैं हम किसके बारे में, हम बात करते हैं बेटा हेटेरो पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। हेटेरो मतलब होता है विषम, विषम या ऑड, ठीक है। पॉली कई सारे, सैकेराइड शुगर कई सारे अलग अलग प्रकार के शुगर मॉलिक्यूल के मिलने पर बनेगा, तो मेरा नाम होगा हेटेरो पॉलीसैकेराइड। क्या नाम होगा मेरा, हेटेरो पॉलीसैकेराइड मेरा नाम होगा, ठीक है ना। ठीक, एग्जांपल क्या है इसका बेटा, मतलब ये मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। मैंने कहा पैक्टिन, बताइए किससे मिलेगा पैक्टिन। अरे यार भूला मत करो, है ना, भूलोगे तो पिटाई लगेगी। अब क्या होगा ये, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड। याद आया, कहां पढ़ाया था मैंने ये मैंने पढ़ाया था आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन किससे मिलकर होता है, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। ऐसे अगार अगार भी वेरियस टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब यह है कि जब एक से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे आप, हेटेरो पॉलीसैकेराइड बोलेंगे आप, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो अब एक काम करते हैं इसमें आपके ड्यूरिंग, अब हम एक बात उसमें ये करते हैं हम कि यदि हम यहां पर बोले आपसे कि जब कभी पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर होंगे। क्यों बाहर होंगे भाई, इसलिए बाहर होंगे कि मैंने आपसे कहा था कि हमेशा पॉलीमराइजेशन इज ए कंडेंसेशन रिएक्शन, एक
संघनन अभिक्रिया होती है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। वाटर को बाहर निकालिए, सुखाइए, सुखाने के लिए वाटर बाहर निकालना पड़ेगा और पॉलीमर को बनाना पड़ेगा। तो जितने शुगर मॉलिक्यूल आप जोड़ोगे ना, ठीक है, जितने शुगर मॉलिक्यूल आप जोड़ोगे ना, उतने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पे कि n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, थोड़ा सा पता नहीं ये ब्लर क्यों हो गया, C6H12O6 के C6H12O6, ठीक है ना, मैंने कहा ये H12 है, O6 क्या, ठीक, C6H12O6, ठीक है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इनको हमने जोड़ा तो क्या बना बेटा? ये बना यहां पे C6H10O5, C6H10O5, ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n जुड़ गए ये, तो ये पॉलीसेकेराइड बन गया, और n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है ना? मतलब n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपने जोड़ा तो एक पॉलीसेकेराइड बन गया, जिसका फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला क्या है? पॉलीसेकेराइड का कॉमन फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉमन फॉर्मूला इसका आया C6H10O5N। अब आप बोलोगे सर ये क्या? ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी पॉलीसेकेराइड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें आप देखो C6H12O6 था, तो H12 था, 2 H निकाला, एक O निकाला, मतलब क्या निकाल लिया? वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाल लिया बाहर के। N है तो मतलब N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाल लिया के। तो जब भी मोनोसेकेराइड जुड़ेगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा, तो उतने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे आप, ठीक है ना? क्लियर? तो जनरल फॉर्मूला पॉलीसेकेराइड का क्या होता है? तो देखा हमने C6H10O5 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला होता है। क्लियर? ठीक है बेटा, देखा? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। देखिए ना, तो हमने मोनोसेकेराइड्स को जोड़ा आपस में, हमने आपस में मोनोसेकेराइड को लिया, यहां पे जोड़ा हमने, यहां पे तो हमने क्या देखा? हमने देखा यहां पे कि देखो, यदि आप मोनोसेकेराइड में यदि आपने एक वाटर को ऐड किया, देखो इसका मतलब ये, ध्यान से बात सुन के, यदि पॉलीमर को बनाने में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, ध्यान से बात सुन के, यदि कंडेंसेशन रिएक्शन में, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में, मतलब मोनोमर से पॉलीमर बनाने में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है बेटा, तो इसका मतलब यह है कि जब पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? जब पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या जोड़ना पड़ेगा? आपको वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि डाइजेशन का मतलब कहता है, डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वर्स। के पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें कि सरलतम अणुओं को हम जटिलतम अणुओं को सरलतम अणुओं में तोड़ते हैं, जिसमें कि हम जटिलतम अणुओं को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, वही पाचन है, वही डाइजेशन है। तो इसका मतलब ये कि डाइजेशन की प्रोसेस में एक्चुअली आप क्या कर, डाइजेशन की प्रोसेस में एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं? आप डाइजेशन की प्रोसेस में एक्चुअली कर रहे होते हो कि आप पॉलीमर को आप जो है वो मोनोमर में कन्वर्ट कर रहे होते हो, है ना बेटा? यही तो कर रहे होते हो कि आप पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर रहे होते हो। इसका मतलब यहां पर जो एंजाइम लगेगा वो क्या होगा? एंजाइम यहां पर जो एंजाइम लगेगा वो क्या होगा? वो एंजाइम होगा हाइड्रोलेजेस। जल अपघटन, जल को जोड़ो, वाटर को जोड़ो और इसका अपघटन करो, जल अपघटन करने वाला एंजाइम हाइड्रोलेजेस के। इसका मतलब पाचन की प्रक्रियाएं, डाइजेशन की प्रोसेस क्या होंगी? वो हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस होंगी। वो क्या होंगी बेटा? वो जल अपघटनीय अभिक्रिया होंगी। देखो मैं उल्टा बता रहा हूं आपको, यानी पॉलीमर को मोनोमर में कर, क्योंकि यही काम आएगा हमको, आगे पढ़ेंगे ना हम फिजियोलॉजी, तब ये चीजें काम आएंगी हमारे। तो हमने क्या कहा? मोनोसेकेराइड में वाटर को ऐड किया, कुछ नहीं हुआ, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, ठीक। लेकिन डाइसेकेराइड में वाटर को ऐड किया तो यहां पे हमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिल गए, ठीक है। जब पॉलीसेकेराइड में कई सारे वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड किए तो हमें मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट मिल गए हमको, के मतलब ये है कि जो वाटर, इसका मतलब ये प्रूफ करता है इस बात को कि जब पॉलीमर बनेगा तो वाटर बाहर निकलेगा और जब मोनोमर बनेगा तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? चलिए देख रहे हैं शॉर्ट पॉलीमर के अनलिंक्ड, आप देख रहे हैं डिहाइड्रेशन, रिमूव ए वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ए न्यू बॉन्ड के। तो ये क्या होता है? ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीसेकेराइड के क्या टाइप होते हैं? देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड के,
तीन मुख्य प्रकार के पॉलीसेकेराइड होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। तीन मुख्य प्रकार के पॉलीसेकेराइड होते हैं। एक वो होते हैं जो फूड का स्टोरेज करते हैं, जो कि फूड है बेसिकली, दे आर दी फॉर्म ऑफ फूड। ये फूड का फॉर्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो फूड को स्टोर कर रखते हैं, जो फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होते हैं। एक वो होते हैं जो फूड तो स्टोर नहीं करते हैं लेकिन बॉडी के स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड के। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि आप स्टार्च बोले के, यदि हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च क्या होता है? रिजर्व फूड होता है, तो ये फूड स्टोरेज में आ गया। हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज कोई फूड नहीं होता है, सेलुलोज इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। देन इसके अलावा एक वेराइटी ऑफ फंक्शन करने वाले होते हैं, म्यूको पॉलीसेकेराइड होते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं म्यूको पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? पहले बात करते हैं हम फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बेटा फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के बारे में हम पहले बात करते हैं यहां पे। ठीक है, चलिए, है ना। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए जरा के, इस फोटोग्राफ को आप ध्यान से देखिए कि एक किसान है के, वो किसान जो है वो अपने खेत में गया हुआ है और खेत में जाकर वो आलू की फसल को जो है वो निकाल रहा है। वहां पे पौधे प्रेजेंट है, प्लांट प्रेजेंट है, और वो आलू को खोद खोद के आलू को बाहर निकाल रहा है। पोटैटो ट्यूबर को, आलू को जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तो पोटैटो ट्यूबर को वो बाहर निकाल रहा है। क्या? तो ध्यान से देखिए आपके, अरे यदि हम फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर को देखें, हम देखें कि इस फोटोग्राफ को यदि हम जो है वो इस फोटोग्राफ को यदि हम कहें आपसे कि इस फोटोग्राफ को यदि हम जो है वो फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम यहाँ पे हम, ठीक है, हमने कहा कि इसको हम केवल फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम इसको जो है वो मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें कि आदमी के हाथ में जो पोटैटो है, जो आदमी के हाथ में जो पोटैटो है, आलू है, ये आलू हम देख रहे हैं, ये आलू है, इसमें क्या है? इसमें स्टार्च प्रेजेंट है करके, जो कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च जो अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, तो स्टार्च इज ए फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना। फिर आप देखो इस आदमी की, इसकी मसल्स के अंदर, इसकी खुद की मांसपेशियों के अंदर, इसकी मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, जो कि एनिमल स्टार्च भी कहता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो मसल्स में और लिवर में अपने आप को स्टोर करता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? फूड का फॉर्मेट के। देन उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसे दिखाई पड़ा क्या? उसे दिखाई पड़ा प्लांट, पौधा दिखाई पड़ा। तो इस प्लांट में क्या देख रहे हैं आप? इस प्लांट में आप देख रहे हैं कि इसकी जो लीफ है, इसमें जो लीफ है आपको, ये लीफ में क्या है? इसमें सेल है, सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेलुलोज दिखाई पड़ रहा है। तो सेलुलोज इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। क्या होता है बेटा? ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये एक तस्वीर जो है हमको वेरियस फॉर्म शो करती है पॉलीसेकेराइड का, कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दे आर द फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एंड सेलुलोज इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना। चलिए, तो पहले बात करते हैं हम फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की, हम बात करते हैं फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टार्च, दूसरा होता है ग्लाइकोजन। एक होता है स्टार्च, दूसरा होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, अब चूंकि क्या सडनली रिकॉर्डिंग करने के पहले मेरा सिस्टम काम नहीं किया, तो मैंने उसी पीपीटी को यहां पर इस्तेमाल किया, तो ये फोन थोड़े से डिस्टर्ब हो गए इसमें। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है ना बेटा, काम हो रहा है ना हमारा। ठीक है, तो अभी जो है इसको वक्त नहीं मिला कि इसको मैं ठीक मैनेज कर पाता। चलिए, फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक स्टार्च होता है बेटा, दूसरा होता है ग्लाइकोजन। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, देखा अभी हमने इमेज में। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. पहले बात करते हैं हम स्टार्च की, पहले बात करते हैं हम स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च क्या होता है बेटा? याद रखना है, बिल्कुल मत भूलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्च इज ए होमोपॉलीसेकेराइड, केवल एक प्रकार की शुगर के मिलने पे बना होता है, और वो शुगर होती है अल्फा डी ग्लूकोज के। और अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में क्या फर्क होता है ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। जब मैंने आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ाया मैंने शुगर के बारे में, तो मैंने अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज के, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में क्या फर्क होता है ये भी बताया मैंने। ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कहां पर फर्क है ये भी मैंने आपको बताया। एल्डोलेस शुगर क्या होती है, कीटोन शुगर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। तो देखिएगा ध्यान से। फिर याद रखिए, प्लांट, पौधे जो फूड बनाते हैं, पौधे प्लांट में के, यदि प्लांट के बारे में एक बात याद रखना है बेटा के, यहां से अलग हटके बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि पौधों के बारे में याद रखना आप कि प्लांट जो होते हैं, जब
शुगर को बनाते के शुगर फॉर्मेशन, प्लांट में शुगर फॉर्मेशन जो होता है, प्लांट में शुगर फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है? ये होता है ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, शुगर का ट्रांसलोकेशन, शुगर का ट्रांसलोकेशन, शुगर का ट्रांसलोकेशन ये सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, देन शुगर का स्टोरेज है वो स्टार्च के फॉर्म होता है। याद रखना, भूलना नेट के यानी प्लांट के बारे में नोट कर लेना बेटा कॉपी में कहीं पर के, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन के। पौधों में शुगर का फॉर्मेशन ग्लूकोज के रूप में होता है, शुगर का ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के रूप में होता है, और शुगर का स्टोरेज जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है उसको हम ऐसा मानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पहला दिखने वाला उत्पाद के फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस स्टार्च, वही हमें दिखाई पड़ता है। तो मैंने क्या कहा, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस का अंतिम उत्पाद होता है जो स्टोर होता है, जो कि स्टोर होता है। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है बेटा, है ना, एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं हम, देखो देख रहे हैं अब गौर से देखिए यानी इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिएगा आप, आपको कई बातें मालूम चलेंगी इसमें। आप देख रहे हैं कि स्टार्च के अंदर जो है दो कंपोनेंट है, एक है एमाइलोज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। अच्छा बताओ दोनों में से कौन सा ब्रांच है, कौन सा अनब्रांच है? आप देख रहे हैं साफ साफ आपको इमेज में दिखाई पड़ रहा है कि एमाइलोज इज नॉट हैविंग ब्रांचिंग, एमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है। और एक फंडा दिमाग में डाल लो बेटा के, जब भी ब्रांचिंग होती है ना वहां पर 1,6 लिंकेज बनता है शुगर में के, 1,6 लिंकेज ब्रांचिंग को शो करता है, 1,4 लिंकेज सीधा डायरेक्ट चेन के, यानी ब्रांचिंग होगा 1,4,6 लिंकेज होगा के, और सीधा चेन होगा तो 1,4 लिंकेज होगा के। 1,4 लिंकेज एक के बाद एक सीधे सीक्वेंस में ग्लूकोज को जोड़ता चला जाएगा के, और 1,6 में क्या होता है? ब्रांचिंग। मतलब ये है कि यहां पे जो भी लिंकेज होगा, जो भी बॉन्ड होगा, ये क्या होगा बेटा? ये 1,4 बॉन्ड होगा के, और यहां पर ब्रांचिंग होगा वहां पे क्या बॉन्ड होगा? वहां पे 1,6 बॉन्ड होगा वहां पे। ठीक है ना, वहां पे आपको 1,6 बॉन्ड देखने मिलेगा, याद रखना के। यानी 1,6 लिंकेज आपको हमेशा ब्रांचिंग में देखने मिलेगी, 1,4 लिंकेज स्ट्रेट चेन में आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं के बाद एक क्या देखा हमने यहां पे। हमने कहा कि एमाइलोज 20 से 30% स्टार्च, स्टार्च का 20 से 30% भाग एमाइलोज होता है, और ये होता है अनब्रांच। एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, और हम भूल जाते हैं कई बार, इसलिए भूलना नहीं के, ये होता है अनब्रांच। दिस इज हेलिकल स्ट्रक्चर, अनब्रांच हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें याद रखिए कि ईच टर्न ऑफ ऐसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अनब्रांच हेलिकल स्ट्रक्चर होता है के। हर टर्न में जो है वो 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं इसमें के, यानी ईच टर्न, एक पूरा हेलिक्स होता है उसमें आपको, मैंने कहा आपसे एक पूरा हेलिक्स कहां से कहां मानेंगे आप मानेंगे कि एक पूरा हेलिक्स जो है वो यहां से ये पूरा है ना, ये पूरा एक हेलिक्स, एक पूरी कुंडली के समान के। तो ये पूरा छल्ला है ना जो, उसमें 6 ग्लूकोज होते हैं, और इसमें आपको दिखाई पड़ती है बेटा अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक करता, मैंने कहा अल्फा 1,4 लिंकेज के, अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, इसे अल्फा 1,4 लिंकेज कहते हैं। ये इसमें क्या होता है बेटा? कंसेप्ट 200 to 1,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ये किससे बना होता है? ये 200 से लेके 1,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है एक एमाइलो चेन के। तो एक एमाइलो से देखिए, नंबर 1 पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद रखना है, भूलना नहीं है बेटा। पॉइंट नंबर 1 कि एमाइलोज जो है वो पूरे स्टार्च का 20 से 30% होता है, अनब्रांच होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें एक हेलिक्स में जो है वो 6 ग्लूकोज के आसपास होते हैं, और इसमें आपको अल्फा 1,4 लिंकेज देखने मिलती है। ये 200 से लेकर 1,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और जब आयोडीन सॉल्यूशन से आप रिएक्ट कराओगे तो ये ब्लू ब्लैक कलर होता है, याद रख के। ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जब आप आयोडीन सॉल्यूशन से क्रिया कराओगे तो ये ब्लू ब्लैक कलर को देगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, दिस इज दी
अल्फा 1,4 लिंकेज के। तो स्टार ये फिगर जो है ना बायोलॉजी में नहीं आएंगे बेटा, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिमाग में रखने के। तो ये अल्फा 1,4 लिंकेज को ये शो कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम एमाइलोपेक्टिन पे। जब बेटा हम एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि एमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च का 70 से 80% पार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया कि स्टार्च के अंदर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, तो सबसे अधिक मात्रा में उसमें होता है एमाइलोपेक्टिन होता है, जो 70 से लेकर जो है वो 80% तक होता है, और ये ब्रांच होता है। और जब भी ब्रांचिंग होगी तो आपको अल्फा 1,4 लिंकेज भी देखने मिलेगा और अल्फा 1,6 लिंकेज भी आपको देखने मिलेगा। ब्रांचिंग होगा दोनों प्रकार का आपको लिंकेज या बॉन्ड देखने मिलेगा। अरे सिंपल सी बात है ना यार, देखो ये मान लो ये 1,4 लिंकेज था, ये 1,4 लिंकेज था। अब ब्रांच करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से कहीं से कोई लिंक बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। तो ये तो क्योंकि 4 वाला तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है वो, तो क्या हुआ 6 वाले कार्बन से बॉन्ड बनाओ, तो ये अल्फा 1,6 लिंकेज मिला यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। तो हमें क्या हमने कहा आपसे कि इसमें जो एमाइलोपेक्टिन है ये 2000 से लेकर 20,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है के, और इसमें जो ब्रांचिंग होती है एवरी तकरीबन हर 25 ग्लूकोज के बाद आपको ब्रांचिंग देखने मिलती है। बिल्कुल फाइन डिटेल से बेटा दिमाग में रखना है, ब्रांचिंग आपको जो है वो हर 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद देखने मिलती है। आयोडीन सॉल्यूशन से ये जो है वो रेड वायलेट करता है। कुल मिलाकर स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन से क्रिया करता है कि स्टार्च रिएक्ट्स विद द आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च क्रिया करता है कि, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या क्रिया करता है, अरे कुछ नहीं होता भाई, सिंपल सी बात है, आयोडीन के मॉलिक्यूल स्टार्च की ब्रांचिंग में फंस जाते हैं। स्टार्च में इतनी ब्रांचिंग होती है कि आयोडीन उसमें फंस जाता है, इसलिए आपको कलरफुल वो दिखाई पड़ता है, लेकिन सेलुलोज आयोडीन को रोकता नहीं है, वो फंसाता नहीं उसको, तो आयोडीन सीधा निकल जाता है, झड़ जाता है, साफ हो जाता है उठके। तो कभी भी सेलुलोज आयोडीन की स्टेनिंग नहीं लेगा, जबकि स्टार्च उसकी स्टेनिंग लेगा, ठीक है। तो क्या देखा हमने कहा, ये रेड वॉयलेट कलर जो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में ये शो करता है, ठीक है। चलिए देख रहे हैं आप, अब ध्यान से देखिए, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था ना बेटा, तो उसको समझने की कोशिश करो आप, है ना, ठीक है। आप बोलते हो सर कि हमें समझ में नहीं आया, ऐसा मत करो, ठीक है, समझो बेटा, है ना। मैंने आपसे क्या कहा, सीधा चेन बन रहा है जो, देखो ध्यान से, जो सीधा चेन बन रहा है, ये सीधा चेन बन रहा है, देखो आप, है ना, अल्फा 1,4 लिंकेज के, ठीक है। देन दिस इज 1, दिस इज 4, ठीक है। तो अल्फा 1,4 लिंकेज कहा हमने, ये अल्फा 1,4 लिंकेज दिखाई पड़ रहा है, ये हमको अल्फा 1,4 लिंकेज दिखाई पड़ा, सीधा स्ट्रेट चेन बन रहा है के। जब ब्रांचिंग करना हुआ तो क्या किया, इसका कार्बन 6 जो था ना, उससे इसका कार्बन 1 ब्रांचिंग किया है, तो क्या बन गया, ये अल्फा 1,6 लिंकेज बन गया है ब्रांचिंग के समय के। तो ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए, और नीचे वाला क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सीधा स्ट्रेट चेन बनाएगा, जबकि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो ब्रांचिंग करेगा, क्लियर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्लाइकोजन पे हम, ठीक है। ग्लाइकोजन को कॉमनली बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन को कॉमनली हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, दिस इज एनिमल स्टार्च, ठीक है। एनिमल्स के अंदर जैसे जो प्लांट के अंदर स्टार्च होता है, वैसे एनिमल्स के अंदर क्या होता है बेटा, वैसे एनिमल्स के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन होता है, और एंड इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल एंड फंजाई में ये रिजर्व फूड मटेरियल, इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल एंड फंजाई, ये एनिमल और फंजाई में ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल एंड फंजाई, याद रखें। फंजाई के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल बेटा क्या होता है, ये होता है ग्लाइकोजन, इज दी रिजर्व फूड मटेरियल फंजाई के। एंड एनिमल के अंदर भी सेम होता है बेटा, ठीक है। एनिमल में मेनली ये कहां स्टोर करता है, मेनली स्टोर होता है ये लिवर में, और मसल्स में मेनली ये स्टोर होता है, ठीक है। एंड एनिमल बॉडी में जो ग्लाइकोजन है मेनली वो लिवर और मसल्स में स्टोर होता है, ठीक है बेटा। आपको बताओ ये जो टेक्निक में यूज कर रहा हूं इसमें पढ़ाने के लिए, जो मैंने इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मेरा आई कांटेक्ट कम हो जाता है। गौर करना, आप नॉर्मल जो लेक्चर हमारा हम लेते हैं उसमें आपके मेरे बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम आई कांटेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, मैं पलट जाता हूं तो मेरा आई कांटेक्ट आपसे कम हो जाता है, और जो मैं पता नहीं अप्रिशिएट नहीं करता हूं। कई लोग आप में से पूछते हैं कि सर जो आप लोग ये जो यूज करते हैं ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, के ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, दिस इज दी
इंटरेक्टिव पैनल, ये इंटरेक्टिव पैनल होता है एक्चुअली, है ना, ये जो है इंटरेक्टिव पैनल होता है। और ये जो है अमर सर भी हालांकि इसी को आजकल यूज कर रहे हैं, उनके पास भी पूरा टेक्नोलॉजी था, पर वो फिजिक्स में शायद उनको ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये जो होता है ये इंटरेक्टिव पैनल होता है। और कई लोग पूछते भी इसमें अलग अलग जगह पे कि सर इसका कॉस्ट क्या होता है, क्या किस कॉस्ट में आता है। तो ये इंटरेक्टिव पैनल होता है, इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन मान के चलिए कि आप जो है वो जो हम लोग यूज करते हैं इसमें इसके अंदर एक कंप्यूटर भी फिट होता है ना, इसके अंदर इनबिल्ट एक जो है वो i5 कंप्यूटर इसके अंदर एक इनबिल्ट होता है और इसमें वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर ये सिस्टम भी है कि इसमें QR कोड जनरेट होता है। वो QR कोड यदि आप अपने पास स्कैन कर लेंगे तो आपसे डायरेक्ट जो है वो हम MCQ में आपसे लाइव जो है हम आपसे आंसर भी वोटिंग भी ले पाएंगे, ऐसा भी फीचर इसके अंदर होता है। तो दिस कॉस्ट अराउंड जो है वो इसकी जो शुरू बेस्ट मॉडल है वो 2.5 लाख से लेके जो है वो 6.5 साढ़े 8 लाख तक ये आता है। ठीक है, एंड दिस इज द मिडिल बीच वाला मॉडल है एक के। ऐसे ही एक अमर सर के पास लगा है, संजय सर के लिए भी हम लोग लेने का सोच रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी जो ताइवान से ये आता है, ताइवान मेड है, तो वहां से जो आता है वहां से भी माल सप्लाई जो है वो बंद है फिलहाल, तो इसलिए वो अभी नया आ नहीं पा रहा वहां से। जब आएगा तो संजय सर को भी हम एक इंस्टॉल करवा देंगे। आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। चलिए, तो अभी मेरी बात सुने ध्यान से, चलो हम बात को चेंज कर दिया हमने यहाँ पे। अभी मैंने क्या कहा आपसे, कहां स्टोर होता है ये एनिमल्स में लिवर और मसल में स्टोर होता है। इट गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन, ये आयोडीन सॉल्यूशन से ये रेड का। अब देखो मतलब इसका मतलब है कि ग्लाइकोजन भी कुछ ना कुछ आयोडीन को फंसा लेता है, मतलब रुक जाता है आयोडीन उसमें। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी ब्रांचिंग होती है बेटा के। और ये जो इसमें 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको देखने मिलते हैं ग्लाइकोजन के अंदर के। एंड दिस इज पॉलीमर, इट इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और याद रखना बेटा ग्लाइकोजन जो है वो एज कंपेयर टू स्टार्च इट इज हाईली ब्रांच, ये अत्यधिक शाखा वाला होता है, ब्रांचिंग एट द इंटरवल ऑफ 10 to 14 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जबकि स्टार्च में ब्रांचिंग क्या थी, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग थी एवरी 25 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग थी, यहां पे हर 10 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग देखने मिलती है। तो एज कंपेयर टू एमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च द ग्लाइकोजन इज हैविंग मोर एंड मोर ब्रांचिंग, इसमें अधिक शाखाएं आपको देखने मिलती हैं। क्लियर? चलिए देखिए, दिस इज एक्चुअली, इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो है वो इसमें आपको देखने मिलेगा बेटा, इसमें आपको जो है वो अल्फा 1,4 लिंकेज स्ट्रेट चेन के लिए होगा, सीधी चेन के लिए होगा, अल्फा 1,6 लिंकेज ब्रांचिंग के लिए होगा, देखने मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एक एडल्ट व्यक्ति में तकरीबन 350 ग्राम ग्लाइकोजन पाया जाता है, जो उसके लिवर और मसल्स में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी मान लीजिए कि 175 ग्राम लिवर में होगा तो 175 ग्राम मसल्स में होगा, ऐसा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो रिजर्व फूड मेटेरियल होता है हमारी बॉडी में, लिवर में और मसल्स में होता है। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं, कभी ऐसे डायबिटीज का पेशेंट होता है और मान लो कहीं फंस जाए वो, उसका हाइपोग्लाइसीमिया उसके होने लगे। आप सुनिए बात, इंटरेस्टिंग बात के, जो डायबिटोलॉजिस्ट जानते हैं इस बात को के, कभी कोई व्यक्ति है हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज कम हो गया, डायबिटीज की दवा ले रहा था, अब कोई आसपास सोर्स नहीं है, यहाँ पे क्या करे, तो उसको जंपिंग जैक करना चाहिए। उसको जंपिंग जैक करेंगे ना आप, समझते हैं कि जंपिंग जैक आपने किया उसमें के, तो आप जब जंपिंग जैक करेंगे तो आपका मसल्स इस्तेमाल होगा, तो मसल्स जो है वो ग्लाइकोजन को यूज करेगा, तो जो रिजर्व ग्लाइकोजन है ना वो झट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इंटरेस्टिंग बात है कि यानी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में थोड़ा सा तो जो है व्यक्ति मसल्स मूवमेंट करता है, तो उससे जो है वो ग्लूकोज का एकदम स्पर्ट होता है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ जाता है, तो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक से आप बच सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन सही तरीका तो ये है कि ऐसे व्यक्ति को आपको शुगर देना चाहिए, उसको आपको शुगर टैबलेट आते हैं वो देना चाहिए, उसको इमीडिएटली जो बेटर उपाय जो शुगर सोर्स है वो प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो हमने देखा, किसको देखा हमने, ये देखा ग्लाइकोजन को देखा बेटा हमने। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाल लेते हैं टेस्ट में हम, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन्यूलिन नॉट इंसुलिन, इन्यूलिन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बेटा, इन्यूलिन, ये इंसुलिन नहीं है, ध्यान रखना है। इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। और इसकी खास बात किसका, ये किससे मिलता है बेटा, ये मिलता है हमको डहालिया प्लांट की रूट से मिलता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द डहालिया प्लांट के, ये डहालिया प्लांट की रूट से मिलता है। और ये ऐसा पॉलीसेक्राइड है बेटा जो ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी मेटाबोलाइज नहीं होता है, ये ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी मेटाबोलाइज नहीं होता है, इसीलिए इसको किडनी इसको पूरा फिल्टर करती है और ये यूरिन से बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं ये जो आप किडनी इसको फिल्टर करती है और इसको बाहर निकालने की
कोशिश करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मापने में यूज करते हैं। अब ये जीएफआर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा, जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम जीएफआर को डिटेल में समझेंगे। अब इतना समझ लो आप कि किडनी के फंक्शन को जांचने के लिए यानी जो आपके किडनी की हेल्थ है के जो किडनी की हेल्थ है उसको जांचने के लिए हम लोग जीएफआर, ईजीएफआर या हम जीएफआर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जीएफआर जो होता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है जो किडनी की हेल्थ को बताता है, किडनी कितना काम कर रही है, किडनी कितनी इफेक्टिव उसको बताता है। और इसके लिए हम जो ड्रिंक पिलाते हैं पेशेंट को वो होता है इन्यूलिन होता है वो, और ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है और ये किडनी के थ्रू ये फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब आते हैं बेटा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काइटिन, दूसरा होता है सेलुलोज। एक होता है काइटिन, दूसरा होता है बेटा सेलुलोज। ठीक है, काइटिन किसमें होता है, फंजाई की सेल वॉल में देखने मिलता है। सेलुलोज कहां देखने मिलता है, प्लांट की सेल वॉल में आपको सेलुलोज देखने मिलता है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं हम काइटिन के ऊपर। तो काइटिन कहां मिलेगा आपको, सोर्स पता कहां मिलता है बेटा, ये सेल वॉल ऑफ फंजाई में आपको देखने मिलता है। इसके अलावा जो है याद रखिएगा कि कुछ आर्थ्रोपोडा में, जो आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोडा एनिमल है, उनमें आपको एक्सोस्केलेटल पर भी ये देखने मिलता है। ठीक है, ठीक है ना, काइटिनस एक्सोस्केलेटल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये एंड तो फंजाई की सेल वॉल में देखने मिलता है आपको काइटिन, और ये आर्थ्रोपोडा के आपको एक्सोस्केलेटल में भी देखने मिलता है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, जो कि एक तरह का अमाइनो शुगर होता है, शुगर डेरिवेटिव में देखा था हमने, उसका पॉलीमर होता है, और इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है। ठीक है, और इट इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक मिलने वाला बायोमोलिक्यूल होता है काइटिन, पहला होता है सेलुलोज। के फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ इज सेलुलोज। ठीक है, इट इज द फर्स्ट। पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला जो बायोमोलिक्यूल है वो सेलुलोज है बेटा। नंबर 2 पर जो है वो काइटिन है। उससे कंफ्यूज मत कर जाना कि सबसे अधिक मिलने वाला प्रोटीन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला प्रोटीन है रुबिस्को एंजाइम, तो उससे कंफ्यूज मत करना। ये ओवरऑल सारे बायोमोलिक्यूल्स की बात चल रही है। ठीक है ना, ठीक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं हम सेलुलोज के ऊपर बात करते हैं। और सेलुलोज के ऊपर काफी सारा कुछ हम जो है कहां पढ़ चुके हैं बेटा, हम इसको हम जो है वो कहां देख चुके हैं, इसको देख चुके हैं सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ में देखा हुआ है हमने। यानी पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर की माइक्रोफिब्रिल, मैक्रोफिब्रिल के ना एलिमेंट्री फिब्रिल सबको हमने अच्छे से समझा हुआ है। मिसेल क्या होता है, ठीक है। इट इज ए फाइब्रस होमोपॉलीसेकेराइड, सेलुलोज जो है वो फाइबर्स, इसको इसी को जो प्लांट फाइबर एक्चुअली सेलुलोज इज दी प्लांट फाइबर के। अब ये कंफ्यूज मत करना इसको स्किल लेवल के, अरे हम जो बोलते हैं ना प्लांट फाइबर इन डाइट, हम कहते हैं कि डाइट में प्लांट फाइबर लीजिए आप, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपकी डाइट में फाइबर होना चाहिए। आप देखेंगे डाइटिशियन आपको ये कहती मिलेंगी कि आपकी डाइट में जो है वो फाइबर कम है। मैदा मत खाओ, मैदा अच्छा नहीं होता है, गेहूं का आटा खाओ क्योंकि मैदे में फाइबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। आप फल खाइए, सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, सलाद में फाइबर होता है जो आपका पेट ठीक रखता है, कॉन्स्टिपेशन को जो है नहीं होने देता है। तो ये फाइबर होते क्या है, ये फाइबर एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लांट फाइबर होते हैं सेलुलोज के। परंतु याद रखना बेटा कि यदि आप इसको बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो प्लांट फाइबर होते हैं स्क्लेरोकाइमा टिश्यू होते हैं कि प्लांट फाइबर के। तो मैंने कहा आपसे कि यदि फाइबर्स इन डाइट, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर्स इन डाइट, तो ये एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे होते हैं सेलुलोज के बारे में, ये बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे ये फाइब्रस होमोपॉलीसेकेराइड होता है जिसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब काफी हद तक खींचने पर भी ये टूटता नहीं है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है के। और ये प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट होता है और ये अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। याद सेलुलोज में ब्रांचिंग नहीं होती, इट इज द अनब्रांच्ड
पॉलीसेकेराइड, ये अशाखित या अनब्रांच पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें आपको ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और इसमें आपको बीटा 1,4 लिंकेज देखने मिलती है, वेरी वेरी आईएमपी। और ह्यूमन बॉडी में बीटा 1,4 लिंकेज को डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए हम सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं। इनके सेलुलोज की चेन में 3000 से लेकर 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको एक चेन में देखने मिलते हैं। और सेलुलोज कभी भी आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करता है, इंपॉर्टेंट आईएमपी है, ये आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर? ठीक है बेटा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए सेलुलोज में आपको 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज आपको दिखाई पड़ रही है, बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिनमें आपको 1,4 लिंकेज जो है वो दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना बेटा? ठीक है। स्टार्च में देखिए आप फर्क देखिए, आप देख रहे हैं कि सेलुलोज में आपको जो है बीटा 1,4 लिंकेज दिखाई पड़ रही है और स्टार्च में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, स्टार्च में आपको जो है वो अल्फा 1,4 लिंकेज आपको दिखाई पड़ रहा है, अल्फा ग्लूकोज के बीच में आपको 1,4 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। और प्लांट सेल वॉल में हमने पढ़ा हुआ अच्छे से कि कैसे सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल बनते हैं, कैसे माइक्रोफिब्रिल बनता है कि कैसे मैंने कहा कैसे माइक्रोफिब्रिल बनता है, कैसे सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल बनते हैं कि, और कैसे मैक्रोफिब्रिल बनता है, कैसे एलिमेंट्री फिब्रिल होते हैं, मिसेल क्या होता है, तो वो सारा कुछ हमने यानी प्लांट सेल वॉल के अंदर पूरा अरेंजमेंट क्या होता है वो कहां पढ़ा हुआ है बेटा, हमने ये पढ़ा हुआ है कहां पर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। तो मैंने पहले भी कहा था कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है वो सारे चैप्टर की चाबी है, उसके बाद हर चैप्टर का मैं कहा एक बेसिक वहां पर प्रेजेंट है के, तो इसीलिए उसमें हमको वक्त भी लगा बेटा। और याद रखिए अभी आपका सितंबर का महीना चल रहा है, आप बिल्कुल अब आपके बहाने के लिए, आपके आराम के लिए, जिसको बहुत कंफर्टेबल रहना है, जिसको जो है वो बहुत मजे में पढ़ना है, जिसको रिलैक्स होकर पढ़ना है, तो आप जाइए कहीं और। ठीक है, अभी कमांडो फेज 2 ट्रेनिंग शुरू हो चुका है, यहां पर आपके लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ेंगे, आपका लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अभी मेहनत करना पड़ेगा बेटा, अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आगे दिक्कत होगा। सिलेबस हमारे पूरा, इन्हें एक भी चीज को छोड़े बगैर 100% सिलेबस हमको पूरा करना है, कोई हिस्सा कहीं से हमको नहीं छोड़ना है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% न्यू लेक्चर्स आते हैं, बायोलॉजी में 70 से 80% न्यू लेक्चर होते हैं, 20% लेक्चर आपको असाइन किए जाते हैं ताकि सिलेबस को टाइमिंगली पूरा कर सके हम, और हम सिलेबस में जो है वो और इनरिचमेंट हम कर सकें। तो इसको लेकर जो है वो एकदम दिमाग में क्लियर रहिएगा। और जो भी आपको असाइन टास्क मिल रहे हैं, जो भी लेक्चर जा रहे हैं, उनमें से कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। यहां पर आपकी चॉइस और आपकी पसंद नापसंद का उतना वैल्यू नहीं है, यहां पर वैल्यू है कंटेंट का। कारण यह है कि जिस कंटेंट से आप सिलेक्ट होंगे, जो एग्जाम की नीड है उस पर हम काम कर रहे हैं। क्लियर? तो आप कमांडो हैं तो बिहेव लाइक ए कमांडो, कि आपको जो इंस्ट्रक्शन और कमांड दिए गए उनको आपको नो इफ नो बट यू हैव टू फॉलो देम। टू बिकम सक्सेसफुल यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स, जो व्हाटएवर स्टेप्स आपको दिया रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है बेटा। समझ गए ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात किया हमने इसके बारे में, सेल वॉल के बारे में पढ़ा हुआ था ऑलरेडी उनके। ठीक है, तो सेलुलोज की 1,4 लिंक है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखना बेटा है ना। ठीक, अब आते हैं हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या चीज होती है, अब ये क्या बला है देखते हैं इसको हमके। ठीक, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं हमके। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड के, तो देखिए म्यूको वर्ड लिया गया है ये म्यूकस से, ठीक है ना, ठीक है, चिकनापन प्रोवाइड करने वाले के। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, बेसिकली दे आर दी स्लाइमी सब्सटेंस, चिकने पदार्थ होते हैं जिनको हम कॉमनली इनको हम म्यूसिलेस बोलते हैं। ठीक है, सेल में कई जगह, बॉडी में कई जगह पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है के, और ये किससे बनते हैं, ये वेराइटी ऑफ शुगर से बने होते हैं, ये गैलेक्टोज से, मेनोस से, यूरोनिक एसिड से और दूसरे शुगर डेरिवेटिव से ये बने होते हैं। जैसे कि देखिए आपका जो हमारे बॉडी में जो कार्टिलेज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी में कार्टिलेज होते हैं, उपास्थियां होती है, वे कॉन्ड्रोटिन सल्फेट नाम के म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं, आईएमपी। ठीक है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, आप पाएंगे कि आजकल कई सारी मार्केट में ऐसी क्रीम आती है, कॉस्मेटिक आते हैं जिनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है ताकि आपकी स्किन का टोन अच्छा हो सके, आप अधिक जो है वो आपकी चेहरे पे झुर्रियां कम हो सके, उसके लिए आता है। तो वो जो अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उनको जो है वो जो इवन जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फिर हस्क ऑफ प्लांटेगो ओवेटा,
ईसबगोल की बात करें हम, के ईसबगोल जो हम लेते हैं, के कई लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है वो ईसबगोल लेते हैं। तो ईसबगोल के में क्या होता है, साइंटिफिक नेम उसका होता है प्लांटेगो बेटा। उसमें जो सीड होता है, सीड हस्क, बेसिकली क्या होता है, ये होता है सीड हस्क होता है के। तो क्या करते हैं, उसके बीज की ऊपर की भूसी, इसको बीज की भूसी बोलते हैं, इसको ऊपर का एक हिस्सा निकाल लेते हैं, पानी में डालते हैं तो वो एकदम से जो है वो फूल जाता है, तो उससे म्यूसिलेज बनता है और इससे बल्क बनता है। बल्क बनता है ताकि इंटेस्टाइन साफ होता हुआ जो है वो इंटेस्टाइन को बराबर वो साफ कर सके, किसी कॉन्स्टिपेशन ना रह सके। भिंडी देखा आपने, भिंडी, ओकरा या भिंडी, ओकरा भिंडी, भिंडी में आप देखोगे, भिंडी को काटोगे आप देखो उसमें भी सिलाई में तार दिखाई पड़ता है, इट इज ऑल्सो दी म्यूकोपॉलीसेकेराइड, वो भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, क्लियर? देखिए ना, कॉर्निटीन, 6 सल्फेट, क्रेटन सल्फेट, हिपैरिन, डर्मेटन सल्फेट, हाइलुरोनेट, ये सब के सब जो है दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द म्यूकोपॉलीसेकेराइड के, ये सब म्यूकोपॉलीसेकेराइड को बनाते हैं। ठीक है ना, क्लियर? ये जो है ना, इसका मतलब है ऐसे और मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अरे क्या हुआ इसको, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पे ऐसे और भी मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पे ऐसे और भी मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ठीक है, चलिए अब एक नोट डाल लेते हैं यहां पे हम कि अब कई बार हमने वर्ड यूज किया सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, तो सेलुलोज समझ में हमको आया, पेक्टिन समझ में हमको आया, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि ये हेमीसेलुलोज क्या चीज है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमीसेलुलोज। तो चलिए आज समझ लेते हैं इसको। हेमीसेलुलोज इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, के कई डिफरेंट प्रकार के पॉलीसेकेराइड का एक मिश्रण होता है, उसे हम बोलते हैं हेमीसेलुलोज कहते हैं। इसमें प्रेजेंट जो शुगर होती है वो होती है ज़ाइलुलोज, मेनोज, गैलेक्टोज, एरेबिनोज। ठीक है, चलिए आपका एक होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि ज़ाइलुलोज में कितने कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, कितने कार्बन मेनोज में प्रेजेंट है, कितने कार्बन गैलेक्टोज में है, कितने कार्बन एरेबिनोज में, आपको बताना है। नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल इन ज़ाइलुलोज, मेनोज, गैलेक्टोज एंड एरेबिनोज बताना है आपको। ठीक है, क्लियर? तो हेमीसेलुलोज ये है वो पॉलीसेकेराइड्स का मिश्रण होता है जो ज़ाइलुलोज, मेनोज, गैलेक्टोज और एरेबिनोज से बने होते हैं। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर ये कि जैसे याद होगा आपको कि हमने बात किया था सेलोबायो, जब हम डाइसेकेराइड पढ़ रहे थे तब मैंने आपको सेलोबायोस बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि ये भी जो है सेलुलोज जब पचता है तो डायरेक्ट पचकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि बीच में सेलोबायोस बनता है जो डाइसेकेराइड होता है। और उस पर मैंने डीपीएस में क्वेश्चन दिया, टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया आपको मैंने। ठीक है, याद रखिए, जो एंजाइम सेलुलोज है हमारी बॉडी में नहीं होता है, कि ये माइक्रोब की बॉडी में होता है। कि एंजाइम सेलुलोज होता है ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, कि और इट इज प्रेजेंट ओनली इन माइक्रोब, ये केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, ये हमारी हायर एनिमल्स की बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, ये सेलुलोज पे काम करता है और इसको कन्वर्ट करता है वो सेलोबायोस में कन्वर्ट करता है, इसको वो सेलोबायोस में कन्वर्ट करता है। के तो सेलोबायोस बनता कैसे, तो एग्जाम का क्वेश्चन रहा है बेटा ये, इसलिए बता रहे हैं आपको हम के। तो सेलोबायोस बनता है ये सेलुलोज के पार्शियल डिग्रेडेशन के, ये सेलुलोज के पार्शियल एंड सेलुलोज के ये पार्शियल डिग्रेडेशन से बनता है, सेलुलोज के ये आंशिक अपघटन से जो है वो सेलोबायोस बनता है। ठीक है, जो कि ऐसा होता है, जो कि एक्चुअली में ऐसा होता है बेटा। ठीक है, दिस इज दी सेलोबायोस के। और सेलोबायोस का यदि हम साइंटिफिक नेम देखें तो क्या बोलेंगे, 4O बीटा डी ग्लूकोपायरनोसिल डी ग्लूकोज के, दिस इज दी साइंटिफिक नेम ऑफ दी सेलोबायोस के। सेलोबायोस का ये नाम होता है। ठीक है, नोट कर लेना बेटा कि ये सब केमिस्ट्री में भी आ सकता है, बायो में आ सकता है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है ना, मतलब ये बाउंसर टाइप के क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए कि ये नहीं बोल सकते आपके हमको साहब नहीं मालूम, आपने बताया नहीं पहले हमको, कि हम तो नहीं करेंगे के कट्टी, ठीक है, हम नहीं कुट्टी हो गया आपसे, तो बात ही नहीं करेंगे मैं एनटीए से, ऐसा नहीं कर सकते ना, वो पूछेगा तो बताना पड़ेगा हमको के। तो 4O बीटा डी ग्लूकोपायरनोसिल डी ग्लूकोज के, दैट इज दी सेलोबायोस के। क्लियर? चलिए तो अब यहां पर बात होती है खत्म। ठीक है, यहां पर हमारी आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। और प्लीज 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 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और उसमें अभी एक एड ऑन होने वाला है आपका, कि उसमें जो है वो एक 3-4 क्लास के बाद में उसमें आपके एमसीक्यू भी साथ में उसमें इंक्लूड होते चलेंगे। तो जो है वो, तो मैंने पहले भी कहा, और हाँ कई बच्चों ने ये पूछा है कि सर क्या वो लेक्चर का जो है वो
बिल्कुल न्यूली रिकॉर्डेड है। मैंने कहा आपसे कि बेटा ये कुछ महीने पुरानी रिकॉर्डिंग से वो, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो उनको हम री अपलोड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू सेव टाइम एंड टू स्पीड अप द कोर्स सिलेबस, क्योंकि अभी हम दूसरी चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो अभी हम आपके लिए हमको जो है और सारे कंटेंट पे काम करना, तो अभी हम उसमें एड ऑन करने वाले हैं एमसीक्यू। एवरी लेक्चर के पहले आपके कुछ एमसीक्यू हम इसमें खास डिस्कस करते हुए चलेंगे, 3-4 लेक्चर के बाद ऐसा होगा जिससे हमको उसका एक्स्ट्रा एज मिलेगा उसमें हमको के। पर ऐसा हर चैप्टर में नहीं होगा, उसमें कई देयर आर चैप्टर्स इनको, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है बायोलॉजी का कि कई जगह पर आपको जो है वो जो आपके कुछ पहले क्या होता है, ऐसे हो रहा है एवरी ईयर के 2018 में 70% कोर्स पढ़ाया, 30% जो है 17 का हिस्सा उसमें री अपलोड किया, 19 में 70 से 80% न्यू कंटेंट पूरा पढ़ाया, 20% जो बेस्ट कंटेंट था 18 का वो वहाँ पर री अपलोड हुआ के, ऐसा हर बार होता है। जैसे इस बार जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं वो लास्ट टाइम री अपलोड में थे, ठीक है, ऐसे वो चल रहा होता है क्योंकि कोर्स इतना बड़ा है। अब आप बोलेंगे तो मैं एक टीचर और साथ मिला के बायोलॉजी खड़ा कर लेता हूँ तो फिर सब, लेकिन उसमें फिर क्या होगा, मेरे को क्वालिटी पर मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि बायो 360 आउट ऑफ 360 मैं ही तो हूँ बेटा पढ़ाने वाला, ठीक है ना। अब यही कोर्स यदि मैं मान लो वैसे ही करता, रिकॉर्ड करता, बोलता 40,000 रुपए का मैं बेच रहा हूँ, मेरा पेन ड्राइव ले लो, मेरा CD ले लो, 30,000 रुपए स्कीम। तुम्हें एक कोड लगा दो, तुम एक कोड लगा दो, एक कोड तुम लगा लो, उसके बाद तुमको जो है कोर्स में 50% डिस्काउंट मिलेगा। कोर्स है MI फूल, ये कोड लगाएंगे आप, उसके बाद आपको जो है 60% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो भैया ऐसा काम नहीं करते ना, ठीक है, इसलिए जो है बिल्कुल पते की बात ये है कि भाई पढ़ो, ठीक है, अपने बारे में सोचो कि तुमको इतना सीख रहे हो, है ना, मतलब मेरा एग्जाम नहीं है ये, तुम्हारा एग्जाम है ये, समझ गए कमांडोस, ठीक है। तो एक बार जोश के साथ याद करते हैं हमारा जो ट्रेनिंग कोटेशन है वो क्या है, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन आती है, ठीक है, और पड़े पड़े बेकार हो जाने से अच्छा है घिस जाना, समझ गए, बगैर इस्तेमाल के बेकार हो जाने से अच्छा है घिस जाना। घिसिए, मन को जलाइए, सफलता मिलेगी। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.